मूवी कहानी की शुरुआत होती है काइल परेड से, जिसके लिए ये रात मुश्किल है। काइल एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंजीनियर है जो अभी भी बर्लिन में अपने शौहर के डेथ के बाद विधवा हुई है। उसे अपने शौहर के जिस्म अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका ले जाना है। अगली सुबह बाहर बर्फ गिर रही है। एक टैक्सी उनका इंतजार कर रही है ताकि उन्हें एयरपोर्ट ले जाए। एयरपोर्ट पर काइल जूलिया को खो देती है। उसे परेशानी होती है। उसे अनजाने लोग, कपल्स, फॉरेन लोग और बड़े लोग दिखते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं। उसे फिर से घूमकर देखना पड़ता है। वहां जूलिया है, सनरी स्टैंड के पास। गुस्से भरी आवाज में वो उसे कहती है कि बिना उसकी इजाजत के इधर उधर ना घूमे। काइल और जूलिया जल्द ही एक प्लेन में बैठने वाले हैं जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की थी। वो कैबिन में पहले आते हैं। जूलिया अपने खिड़की से बाहर देखती है, फिर वो अपनी सांस से उस खिड़की को भिगो देती है और अपनी उंगली से उस भाप में एक छोटा सा दिल बना देती है। फिर काइल एक नैप लेती है। अपनी नैप से जागकर काइल को एहसास होता है कि जूलिया अपनी सीट से गायब हो गई है। काइल दूसरे पैसेंजर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पैसेंजर कहने को तैयार नहीं कि उसने जूलिया को देखा। एक फ्लाइट अटेंडेंट कहती है कि शायद जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल आयल के साथ साथ चलते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक जूलिया का कोई निशान नहीं। काइल आराम से देख रही है, लेकिन उसकी परेशानी बढ़ रही है। वो उनकी रॉ को दोबारा चेक करती है जहां वो सोई थी। उसे उस ब्लैंकेट के नीचे एक भालू मिलता है, लेकिन जूलिया नहीं। ये अजीब है। जूलिया अपने भालू के बिना कहीं नहीं जाती। फिर वो एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टेफनी से संपर्क करती है ताकि वो उसे जूलिया को ढूंढने में मदद करे। स्टेफनी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और एक घोषणा करती है कि एक बच्ची गायब है। थोड़ी देर बाद लेकिन उसे हैरानी होती है जब स्टेफनी कहती है कि उसकी बेटी की फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। काइल परेशान हो जाती है। वो पूरी तरह से यकीन करती है कि उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वो अपनी बोर्डिंग पास दिखाकर ये साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन काइल जूलिया का बोर्डिंग पास ढूंढने में नाकाम रहती है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी का बैकपैक ओवरहेड बिन से गायब है, जो मुमकिन नहीं है क्योंकि जूलिया खुद यहाँ तक नहीं पहुँच सकती। वो इतनी लंबी नहीं है। ये हालात देखकर एक स्काई मार्शल जैन कार्सन उसे मॉनिटर करना शुरू करता है जब वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है। काइल कैप्टन मार्कस रिच से मिलने की दरख्वास्त करती है ताकि वो अपनी बेटी की तलाश में मदद करे। जब कैप्टन ये सुनता है कि उसकी बेटी की फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो पूछता है कि क्या काइल अभी किसी दवाई का इस्तेमाल कर रही है। काइल कहती है कि वो अपने शौहर के डेथ के बाद एंजाइटी के लिए स्लीपिंग पिल्स ले रही थी। काइल आगे ये भी बताती है कि उसका शौहर 6 दिन पहले उनकी छत से गिरकर मर गया, जिसको वो खुदकुशी मानने से इनकार करती है। कैप्टन और दूसरे क्रू मेंबर्स को शक होता है कि काइल अपने शौहर के डेथ से परेशान हो गई है और उसने अपनी बेटी को प्लेन में लाने का तस्वुर किया है। काइल जूलिया को बहुत ढूंढने पर जोर देती है। कैप्टन रिच मजबूरी से राजी होता है और क्रू मेंबर्स को पूरी तलाश करने का हुक्म देता है। कैबिन की लाइट्स जलाई जाती हैं। सब पैसेंजर्स को ये घोषणा किया जाता है कि वो अपनी सीट्स नहीं छोड़ें। स्टेफनी एवियोनिक्स सेक्शन में जाती है देखते हुए, लेकिन अब तक कोई 4 साल की लड़की नहीं मिली। जब काइल तलाश में मसरूफ है, वो एक मिस्री को देखती है। वो उससे सामना करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे कहीं से जानती है। वो याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा होता। फिर काइल कैप्टन से कहती है कि वो जूलिया को कार्गो होल्ड में ढूंढे। कैप्टन रिच ये नहीं करने देता और गुस्से से कहता है कि इस फ्लाइट पर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स हैं जो इस वक्त किसी भी तवज्जो के बिना हैं, क्योंकि सब फ्लाइट अटेंडेंट्स एक ऐसे बच्चे की तलाश में मसरूफ हैं जिसे उनमें से किसी ने भी कभी नहीं देखा। काइल को ये बात बहुत तकलीफ देती है। फिर वो मिस्री की तरफ भागती है। वो आदमी पर अपनी बेटी का किडनैप करने का इल्जाम लगाती है क्योंकि अब उसे याद आता है कि उसने उसे कल रात देखा था जब वो उसकी बेटी के बेडरूम में घूर रहा था। आदमी इल्जाम लगने पर परेशान होता है। फिर वो होटल का रिसीट दिखाता है जहां वो रहता था, जो उसके अपार्टमेंट की बिल्कुल नजदीक नहीं है। फिर उलझन शुरू हो जाती है। काइल आदमी को कबूल करने पर मजबूर करती है। दोनों में लड़ाई होती है। कार्सन, जो उसकी हरकत से परेशान है, कहता है कि उसके शौहर की मौत अब ज्यादा समझ में आती है। कुछ घंटे अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं
तो मैं भी खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाऊं। ज्यादा देर बाद कैप्टन मार्कस को बर्लिन के हॉस्पिटल से एक वायर मिलता है जो कहता है कि जूलिया उसके बाप के साथ थी जब वो छत से गिरा और अंदरूनी चोटों से वो भी मर गई। अब क्रियो को यकीन होता है कि वो पागल है। काइल इस बात को गुस्से से इनकार करती है। वो पूरी तरह से यकीन करती है कि जूलिया अब भी जिंदा है और अब भी प्लेन पर है। कार्सन अब महसूस करता है कि काइल ऐसे कहानी बनाकर खुद एक खतरा है, इसलिए वो उसके हाथ बांध देता है और उसे उसकी सीट पर रोक लेता है। एक थेरेपिस्ट लीजा उसकी तरफ आती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, जिससे काइल अपनी खुद की अक्लमंदी पर शक करने लगती है। अब वो अपनी बेटी की मौत को मानने लगी है, लेकिन फिर उसे दिखाई देता है कि एक दिल जो जूलिया ने पहले खिड़की पर बनाया था वो असल है। काइल को ये पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर वो थेरेपिस्ट को राजी करती है कि उसे बाथरूम जाने दिया जाए। इसके बजाय वो ऊपर के कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देती है, ऑक्सीजन मास्क को डिप्लॉय करती है और लाइटें बंद कर देती है। सब पैसेंजर्स और क्रू में परेशानी शुरू हो जाती है, लेकिन कार्सन समझ लेता है कि ये सब काइल की वजह से हो रहा है। वो इस उलझन का फायदा उठाकर एक डम वेटर का इस्तेमाल करते हुए लोअर फ्रेट डेक की तरफ चली जाती है। वहां उसे अपने शौहर का कॉफिन मिलता है। वो डेविड का कॉफिन खोलती है, ये सोचकर कि शायद जूलिया अंदर है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर का जिस्म मिलता है और कुछ नहीं। कार्सन उसे ढूंढ लेता है, हाथ बांध देता है और उसे वापस ले जाता है, घोषणा करते हुए कि फ्लाइट गोज़बे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी स्टॉप ओवर कर रही है, जहां उसे कैद किया जाएगा। जब उसे उसकी सीट पर ले जाया जाता है, पैसेंजर्स तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। कुछ दूसरे लोग उसे गौर से देख रहे हैं, जिनमें मिस्री भी है। काइल पिछली रो तक पहुंचती है, जहां वो रुकती है और वहां बैठ जाती है। काइल कार्सन से आखिरी दरख्वास्त करती है कि लैंडिंग के बाद उसे प्लेन की तलाशी करने की जरूरत है। कार्सन एक लम्हे के लिए सोचता है, फिर कैप्टन से बात करने का फैसला करता है, लेकिन कैप्टन से बात करने के बजाय वो चोरी छुपे फ्रेट डेक की तरफ जाता है। वहां वो डेविड काइल के शौहर के कॉफिन में छुपी 2 एक्सप्लोजिव्स और एक डेटोनेटर निकालता है। फिर वो एवियोनिक्स सेक्शन की तरफ उतरता है और एक्सप्लोजिव को प्लेटफॉर्म के साइड पर लगा देता है, जहां जूलिया सो रही होती है। इस वक्त ये साफ होता है कि कार्सन इस सब का मास्टरमाइंड है। कार्सन और स्टेफनी ने एयरक्राफ्ट को $50 मिलियन के लिए हाईजैक करने की साजिश की है और काइल को इस प्लेन की नॉलेज की वजह से फंसाने का प्लान बनाया है। उन्होंने जूलिया को इसलिए किडनैप किया ताकि काइल को उस कॉफिन का लॉक खोलने पर मजबूर करें, जहां उन्होंने एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर रखा था। कार्सन कैप्टन को बताता है कि काइल एक हाईजैकर है और धमकी देती है कि वो एयरक्राफ्ट उड़ा देगी अगर एयरलाइन $50 मिलियन का ट्रांसफर किसी बैंक अकाउंट में नहीं करती। कार्सन फिर एक परेशान स्टेफनी को बताता है कि वो प्लेन उड़ा देने का इरादा रखता है, बेहोश जूलिया को मारकर, और काइल को हाथ में डेटोनेटर के साथ लाश छोड़कर चले जाएगा। काइल अब तक इस पर यकीन नहीं कर पाई। वो परेशानी से खिड़की से बाहर देखती है जब प्लेन लैंड होने वाला होता है। दूसरे पैसेंजर्स इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से परेशान हैं। लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं। जब कैप्टन जा रहा होता है, काइल कैप्टन से सामना करती है, जो गुस्से में कहता है कि पैसे दे दिए गए हैं। काइल इस बात से परेशान होती है। जल्द ही वो समझ लेती है कि ये सब कार्सन का किया कराया है। वो इस हालात का फायदा उठाता है ताकि सच्चाई को घुमा दे और ये दिखाए कि काइल एक टेररिस्ट है। इस सच को समझने पर काइल हाईजैकर का किरदार निभाने का फैसला करती है, कार्सन को ऑन बोर्ड रहने का हुक्म देती है और क्रू को निकलने के लिए कहती है। कार्सन थोड़ा झिझकता है, लेकिन वो समझता है कि अगर वो इनकार करेगा तो ये समझा जाएगा कि ये तमाशा उसका है। जैसे ही प्लेन का दरवाजा बंद होता है, काइल एक फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके कार्सन को बेहोश करती है, उससे एक रेल से हाथ बांध देती है और उसकी जेब से डेटोनेटर निकाल लेती है। स्टेफनी छुपके से बाहर आती है। कार्सन होश में आता है। वो काइल का पीछा करता है, गोली चलाता है, जब तक वो कॉकपिट में अपने आप को बंद नहीं कर लेती। वो प्लेन के छत का दरवाजा खोलती है और उसे बहकाने के लिए एक फाइल बाहर फेंकती है। कार्सन ऊपर से आवाज सुनता है और वहां से चला जाता है। काइल बाहर निकलती है।
और एक शर्मिंदगी से भरी हुई स्टेफनी से सामना करती है। वो उसे मुक्का मारती है जिस पर वो परेशान होती है और फौरन प्लेन से भाग जाती है। काइल एवियोनिक्स में अपनी बेटी को ढूंढती है और वहां उसे बेहोश पाती है। वो फौरन उसे गले लगाती है और उठा लेती है। कार्सन जल्द ही उसका पीछा करता है और उसे तलाश करते वक्त ये बताता है कि उसने अपने शौहर को इसलिए मारा कि एक्सप्लोजिव्स को उसके कॉफिन में स्मगल कर सके, ये जानते हुए कि ये चेक पॉइंट पर स्कैन नहीं होगा। काइल फौरन जूलिया को एयरक्राफ्ट के नॉन कंबस्टिबल होल्ड में ले जाती है, डेटोनेटर हाथ में पकड़े हुए। कार्सन उस पर गोली चलाता है जब वो दरवाजा बंद करती है, नॉन कंबस्टिबल वॉल्स के साथ होल्ड में अपने आप को महफूज करते हुए। वो धमाका करती है जो प्लेन को उड़ा देता है, कार्सन को मार देता है। पैसेंजर्स और क्रूज धमाके को शौक में देखते हैं। एक लम्हे बाद काइल अपनी बेटी के साथ नजर आती है। जब काइल अपनी बेटी को रनवे के रास्ते पर ले जाती है तो सब पैसेंजर्स हैरानी से ये समझते हैं कि वो पूरे वक्त सच कह रही थी। अगली सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल पर कैप्टन रिच आता है और काइल से अपने शक पर माफी मांगता है। FBI स्टेफनी के हाथ बांधकर उसे ले जा रही होती है, जहां एक एजेंट उन्हें बताता है कि बर्लिन के मॉर्चुरी डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। काइल जूलिया को पैसेंजर्स के बीच ले जाती है जो सच्चाई समझते हैं। सब लोग हैरान हैं और कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया। अपनी बेटी को एक वैन में डालने से पहले जूलिया होश में आती है और पूछती है कि क्या हम वहां हैं, जब वो निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। आखिरी सीन में मिस्री पैसेंजर उसकी बैग उठाने में मदद करता है, एक इज्जत और माफ करने के अमल के तौर पर। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।